हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम की वीडियो में आप लोगों ने पढ़ के रखा है अबाउट द आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक कंपाउंड्स कैसे बनते हैं एंड उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये आप लोगों को मैंने लास्ट टाइम की वीडियो में बता के रखा है। आज हम लोग आयोनिक कंपाउंड से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं, जिसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है दैट इज कॉल्ड एज लैटिस एनर्जी। Lattice energy is also called as lattice enthalpy। एंथैल्पी ये एक वर्ड है जो हम लोग एनर्जी के लिए यूज़ कर सकते हैं। नाउ लैटिस एंथैल्पी को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो लैटिस एंथैल्पी और लैटिस एनर्जी, द लैटिस एनर्जी इज डिफाइंड एज द amount of energy required to separate completely separate 1 mole of solid ionic compound into its gaseous constituent ions। देखिए मैंने ये डेफिनेशन लिखी है। क्या लिखी है डेफिनेशन मैंने? The lattice energy is defined as the amount of energy required to completely separate 1 mole of solid ionic compound into its gaseous constituent ion। मतलब जो solid ionic compound है, हम लोग 1 मोल की बात कर रहे हैं। जो solid ionic compound है उसे जब आप लोग डिसोसिएट करोगे तो उसके आयंस बनेंगे और वो आयंस कौन से स्टेट में होने चाहिए? गैसियस स्टेट में। तो ये सारी प्रोसेस करते समय एनर्जी इन्वॉल्व होगी एंड जितनी एनर्जी लगेगी उसी को हम लोग क्या कहने वाले हैं? लैटिस एंथैल्पी। जिसका एग्जांपल अगर हम लोग देखें, सपोज करिए कि मेरे पास एक सिंपल आयोनिक कंपाउंड है दैट इज सोडियम क्लोराइड एंड अगर हम लोग इसे कंप्लीट डिसोसिएट करते हैं, इसमें देखिए कंस्टिट्यूएंट आयन कौन से स्टेट में आ गए? गैसियस स्टेट में। तो यहाँ पर जो एनर्जी इन्वॉल्व हुई जिसे हम लोग कहेंगे लैटिस एंथैल्पी, इसे आप लोग कई सारे बुक में ऐसे भी देखेंगे। तो लैटिस एंथैल्पी यहाँ पर जो लगती है वो लगती है इतनी। इसका मतलब क्या हो गया कि सोडियम क्लोराइड जिसका सॉलिड अगर हम लोग लेते हैं और उसे कंप्लीटली उसके कंस्टिट्यूएंट आयंस में सेपरेट करने की कोशिश करते हैं तो हमें कितनी एनर्जी लगती है? दैट इज प्लस 788 किलो जूल की। इसका मतलब ये होता है कि इतनी एनर्जी जब देंगे तब ये जाके ब्रेक डाउन होगा। तो इसका ये भी मतलब होता है कि ये दोनों जब आपस में कंबाइन होते हैं तो उतनी एनर्जी इवॉल्व होगी और तब जाके क्या बना होगा? ये सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलाइन सॉलिड बना होगा। नाउ लैटिस एंथैल्पी हम लोग डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि किसी भी आयोनिक कंपाउंड्स की अगर बात करें तो वहाँ पर 2 टाइप के फोर्सेस प्रेजेंट है। इन दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एंड आयोनिक सॉलिड्स आर 3 डायमेंशनल, मतलब वहाँ पे ढेर सारे कैटायंस होते हैं, एनायंस होते हैं। तो कैटायंस और एनायन के बीच में तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता ही है, नो डाउट। लेकिन कैटायन एज वेल एज एनायन इनके बीच में क्या प्रेजेंट होता है? फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो जिसके कारण हम लोग डायरेक्टली किसी भी सॉलिड की, किसी भी आयोनिक सॉलिड की लैटिस एंथैल्पी कैलकुलेट नहीं कर सकते। एंड देयरफॉर हमें बहुत सारे फैक्टर को स्टडी करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। तो जो फैक्टर्स है इसकी हम लोग डिस्कस करते हैं अब, दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग लैटिस एनर्जी। एल लिखता हूँ मैं, ठीक है। लैटिस एनर्जी पढ़िए या फिर लैटिस एंथैल्पी पढ़िए। अगर आप लोग लैटिस एंथैल्पी की बात करते हैं तो लैटिस एंथैल्पी बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड होती है, जिसमें पहला फैक्टर होता है दैट इज लैटिस एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। फिर आर का मतलब क्या?
तो R पॉजिटिव R निगेटिव के बीच में जो इंटर आयोनिक डिस्टेंस है उसे हम लोग कहते हैं इंटर आयोनिक डिस्टेंस, मतलब दो आयंस के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा अगर है तो ऐसे केस में लैटिस एंथैल्पी कम होगी। क्यों? क्योंकि आयंस के बीच में डिस्टेंस कम है, तो इसका मतलब ये होता है कि इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम होगा, एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर कम होगा तो हम लोग उसे ईजिली सेपरेट करा सकते हैं, राइट। ये एक सिंपल इम्पोर्टेंट फैक्टर है। नाउ अगर हम लोग लैटिस एंथैल्पी को समझते हैं, लैटिस एंट्रेंस पॉइंट ऑफ द व्यू हमें जो पढ़ना है, लैटिस एंथैल्पी की अगर हम लोग बात करते हैं तो लैटिस एंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन आयन, दैट इज चार्ज ऑन आयन। एंड लैटिस एंथैल्पी की अगर हम लोग बात करते हैं तो लैटिस एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ आयन, दैट इज यहाँ पर हम लोग कंसिडरेशन में ज़्यादा रखते हैं कैटायंस को। एंड जब भी कभी साइज एंड चार्ज ये आप लोगों को इंटरएक्ट होते हुए मिलेंगे, मतलब सेम मिलेंगे, या फिर जहाँ पर हम लोग डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे कि किसे कंसिडर करना चाहिए, तो ऐसे केस में हम लोग चार्ज के साथ जाएंगे, राइट। देखते हैं लैटिस एंथैल्पी। देखिए लैटिस एंथैल्पी, अब ये जो फ्रैक्शन है, ये जो पॉइंट है, इसके ऊपर आप लोगों को क्वेश्चन मिलेगा भी तो बहुत कम, क्योंकि ये तो दिया नहीं रहेगा, बहुत कम केसेस में ये दिया रहेगा। तो ये जो दो फैक्टर्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके हिसाब से हम लोग किसी भी कंपाउंड्स की लैटिस एंथैल्पी क्या हो सकती है ये जज कर सकते हैं, राइट। हमें जनरली क्वेश्चन कैसे पूछेगा फिर एंट्रेंस में कि इनमें से किसकी लैटिस एंथैल्पी ज़्यादा है, या फिर इन्हें अरेंज करिए इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर लैटिस एंथैल्पी और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर लैटिस एंथैल्पी। अगर हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, सपोज करिए कि मेरे पास कार्बोनेट्स ऑफ ग्रुप नंबर 2 है, कार्बोनेट्स ऑफ ग्रुप नंबर 2, तो ये क्या है, तो बेरिलियम कार्बोनेट है, देन उसके बाद मैग्नीशियम कार्बोनेट है, देन कैल्शियम कार्बोनेट है, देन इसके बाद स्ट्रोंशियम कार्बोनेट है, एंड इफ अगर हमारे पास बेरियम कार्बोनेट भी है तो आप लोगों को अगर पूछा जाए कि बताइए इसमें लैटिस एनर्जी का क्या रोल है। अब यहाँ पर देखिए हर जगह पर एनायन बिल्कुल सेम है, मतलब एनायन का साइज बिल्कुल सेम होगा, बराबर है। तो फिर आप लोगों को किसके साइज के हिसाब से जाना पड़ेगा, कैटायन। सारे कैटायंस को देख लीजिए, सारे कैटायन के ऊपर चार्ज है +2 का, एनायन के ऊपर चार्ज है +2 का। अब साइज की अगर बात करें तो ऑब्वियसली एनायन बड़ा है, तो कैटायन के हिसाब से देखिए लैटिस एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटायन। तो इसका मतलब डाउन द ग्रुप बेरिलियम से बेरियम जब जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, हम लोग ऊपर से नीचे जब जाते हैं किसी ग्रुप में तो साइज बढ़ता है, मतलब इसका साइज क्या है, बड़ा है, तो इसका साइज छोटा है, तो इसकी लैटिस एंथैल्पी क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। तो लैटिस एंथैल्पी का ऑर्डर ग्रुप नंबर 2 के कार्बोनेट्स में आप लोगों को ऐसा मिलेगा, बराबर है। अब अगर आप लोगों के पास कोई दूसरे कंपाउंड्स हैं, जैसे मान लीजिए कि आपके पास सोडियम फ्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड है, सोडियम आयोडाइड है, ठीक है, हमने ब्रोमाइड को छोड़ दिया, रह सकता है यहाँ पर, चलो इसे भी ले लेते हैं, सोडियम ब्रोमाइड एंड सोडियम आयोडाइड। बताइए लैटिस एंथैल्पी किस केस में ज़्यादा होगी या फिर ऑर्डर क्या होगा। तो यहाँ पर कैटायन के ऊपर चार्ज देखिए, कैटायन पूरी तरीके से क्या है, सेम है, कैटायन पूरी तरीके से सेम है। अब एनायन देखिए, हमें पता है कि लैटिस एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ द कैटायन एज वेल एज एनायन। यहाँ पर सबसे छोटा साइज किसका है, फ्लोराइड का, एंड सबसे बड़ा किसका, आयोडाइड का। तो यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर होगा, एंड देयरफॉर आप लोग पता कर सकते हैं कि लैटिस एंथैल्पी इस ऑर्डर में क्या होगी, डिक्रीज होगी। सपोज करिए कि मैंने आपके लिए और भी कुछ एग्जाम्पल्स ला के रखे हैं। इफ हमारे पास ये कंपाउंड है, NaF है, MgF2 है एंड AlF3 है। अब बताइए लैटिस एंथैल्पी का ऑर्डर आपको क्या मिल सकता है। यहाँ तीनों केसेस में एनायन कैसा दिख रहा है, सेम फ्लोराइड, बराबर ना, एनायन कैसा दिख रहा है, सेम फ्लोराइड है। कैटायन देखिए, ये सोडियम +1, सो मैग्नीशियम +2 में है, एल्यूमिनियम +3 में है। नाउ अगर हम लोग कैटायन के ऊपर की चार्ज को देखते हैं तो जितना ज़्यादा चार्ज होता है साइज उतना कम होता है। इसका मतलब ये कि इसके कैटायन का साइज बड़ा है, देन इससे सबसे छोटा कौन है, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव। तो यहाँ पर जो लैटिस एंथैल्पी का ऑर्डर मिलेगा वो कैसा मिलेगा, कुछ इस तरीके से मिलेगा।
चलो एक और एग्जांपल बनाते हैं। सपोज करिए कि मेरे पास है सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड देन एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। अब ऑक्साइड है तो इस केस में आप लोगों को जो लैटिस एंथैल्पी का ऑर्डर मिलेगा वो कैसा, ऑक्साइड एनायन कॉमन है, बराबर है, एनायन क्या है, कॉमन है। तो कैटायन के साइज के बारे में सोचिए एंड चार्ज के बारे में, जिसका चार्ज ज़्यादा मिलेगा उसका साइज छोटा रहेगा एंड जिस कैटायन का साइज छोटा मिलेगा उस केस में लैटिस एंथैल्पी ज़्यादा मिलेगी। तो फिर कैटायन का साइज छोटा यहाँ पर है क्योंकि यहाँ पर एल्यूमिनियम के ऊपर 3+ का चार्ज है, सो देयरफॉर ऐसा होगा। एक और एग्जांपल देता हूँ। सपोज करिए कि लिथियम ऑक्साइड आपके पास है एंड लिथियम नाइट्राइड आपके पास है। अब यहाँ पर कैटायन क्या है, सेम है। कैटायन अगर सेम है तो ऐसे केस में एनायन के ऊपर के चार्ज को देखो, ये 2 नेगेटिव है, ये क्या है 3 नेगेटिव, ऑर्डर ऐसा होगा, बराबर है। सो देयरफॉर हम लोग पता कर सकते हैं लैटिस एंथैल्पी। अब यहाँ पर बाकी के जो क्वेश्चंस आपके हैं ये क्लियर कब होंगे, जब आप पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे। पीरियोडिक टेबल जब आप लोग पढ़ोगे तो आप लोगों को बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चल जाता है कि साइज़ कैसे कैसे वैरी होता है, उनके आयोनिक साइज़ कैसे कैसे चेंज होता है एंड इन फैक्टर्स की स्टडी करके हमारा लैटिस एंथैल्पी का कंसेप्ट और भी आगे क्लियर होगा। तो लैटिस एंथैल्पी के एग्जांपल्स मैंने आपको दिए। अब देखते हैं कि लैटिस एंथैल्पी कैलकुलेट कैसे करते हैं एंड लैटिस एंथैल्पी कैलकुलेट कैसे करते हैं ये पढ़ना है। तो पहले आपको एक लॉ समझ के रखना है, दैट इज कॉल्ड एज हेस लॉ। अब इस हेस लॉ का कहना क्या होता है, देख लीजिए, द चेंज इन एंथैल्पी फॉर अ रिएक्शन इज सेम वेदर द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन वन स्टेप और इन सीरीज ऑफ स्टेप। मतलब क्या कि रिएक्शन एक स्टेप में कैरी आउट कराइए या फिर सेवरल स्टेप्स में कैरी आउट कराइए, उसमें होने वाली जो एंथैल्पी चेंज है वो हमेशा कैसे रहती है, सेम। एग्जांपल देखिए, मैं सोडियम क्लोराइड बनाना चाहता हूँ। तो सोडियम क्लोराइड सॉलिड होता है, ये 1 मोल है, मतलब अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है ये, ठीक है। तो इसके लिए मुझे 1 सोडियम का एटम चाहिए एंड हाफ क्लोरीन का मॉलिक्यूल चाहिए। बन गया, सोडियम क्लोराइड बन गया। लेकिन क्या इस प्रोसेस में एंथैल्पी चेंज नहीं हुई होगी? सोचिए जरा, एंथैल्पी चेंज हुई होगी, डेफिनेटली हुई होगी। यहाँ पर जो एंथैल्पी चेंज हुई इसे हम लोग कहते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, जिसे रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा FH या फिर डेल्टा HF भी आप लोग रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है इसे हम लोग कहेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 1 मोल सब्सटेंस बनता है। तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होती है सर? तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का मतलब होता है द एंथैल्पी चेंज accompanying a process in which 1 mole of the pure compound is formed in its standard state from its constituent elements which are also in their standard state। मतलब क्या, 1 मोल कोई भी कंपाउंड का जब आप लोग बनाते हो स्टैंडर्ड स्टेट में, उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से मिलकर वो एलिमेंट भी स्टैंडर्ड स्टेट में होने चाहिए। तो इस दौरान जो एंथैल्पी चेंज होती है उसे हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। देखिए, द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए कंपाउंड इज डिफाइंड एज द एंथैल्पी चेंज दैट accompanies a reaction in which 1 mole of the pure compound in its standard state is formed from its element also in their standard state। राइट, नाउ यहाँ पर अगर हम लोग हेस लॉ को अप्लाई करते हैं तो ये जो प्रोसेस हुई है ये प्रोसेस डायरेक्टली नहीं हुई होगी। अगर हम इन दोनों के बीच में रिएक्शन करें तो ये होता नहीं है, इसमें बहुत सारे चेंजेस हमें देखने होते हैं। कैसे? ये जो सोडियम का सॉलिड एटम हमने लिखा है इसे हमें कन्वर्ट करना होता है इनटू द गैस, ये गैसियस स्टेट में, एंड कन्वर्जन ऑफ द सॉलिड इनटू गैस इसे हम लोग कहते हैं सब्लिमेशन। क्या कहते हैं इसे? सब्लिमेशन। तो यहाँ पर जो एंथैल्पी चेंज होता है इसे आप लोग कहते हो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। इसे हम कहते हैं एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, मतलब यहाँ पर इतनी एनर्जी लगी। हाँ, फिर ये जो सोडियम का गैसियस एटम है इसमें से हम एक इलेक्ट्रॉन जब निकालेंगे तो ये बन जाएगा Na पॉजिटिव। क्या बन जाएगा? Na पॉजिटिव बन जाएगा, यहाँ से रिलीज हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। ना ये जो प्रोसेस है इसे हम लोग कहते हैं आयोनाइजेशन। देखिए, आयन का फॉर्मेशन हुआ। हाँ,
तो इसमें भी तो एंथैल्पी लगी सर। हाँ, बगैर एनर्जी दिए इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा क्या? नहीं। इसे हम लोग कहते हैं एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। क्या कहेंगे इसे? एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन, जिसे रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा आयन H। नेन, यहाँ क्लोरीन के बारे में सोचिए। क्लोरीन का मॉलिक्यूल है ना, है। आप लोगों को इस क्लोरीन के मॉलिक्यूल को पहले क्लोरीन के गैसियस एटम में लाना पड़ेगा। जी हाँ, एंड इस केस में क्या होगा? बॉन्ड टूटा। क्लोरीन के बीच में बॉन्ड है, उसे आप लोगों ने तोड़ा, तो यहाँ पर आधा हम लोग लिखेंगे हाफ। तो इसे हम लोग कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। मतलब यहाँ पर जो एनर्जी लगती है बॉन्ड को तोड़ने के लिए, उसे हम लोग क्या कहेंगे? बाइंडिंग एनर्जी। देन उसके बाद ये जो क्लोरीन का गैसियस आयन एटम है, ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। जब ये इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तब ये कन्वर्ट होता है Cl निगेटिव गैसियस आयन में। तो सर यहाँ पर भी एंथैल्पी चेंज हुई। जी हाँ, यहाँ पर जब एंथैल्पी चेंज होती है तो इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब ये दोनों Na पॉजिटिव एंड Cl निगेटिव आपस में कंबाइन होंगे एंड आप लोगों को देंगे सोडियम क्लोराइड का सॉलिड। एंड यहाँ पर जो एंथैल्पी लगी इसे हम लोग कहते हैं लैटिस एंथैल्पी। क्या कहते हैं? लैटिस एंथैल्पी। मतलब इतने सारे चेंजेस होने के बाद ये बना। तो हेस लॉ का कहना क्या है कि ये अगर डायरेक्ट कराते हो या फिर इनडायरेक्ट कराते हो तब भी ओवरऑल जो एंथैल्पी चेंज है वो क्या है? सेम है। इसका मतलब क्या कि अकॉर्डिंग टू हेस लॉ यू विल ऑब्जर्व कि डेल्टा FH इज इक्वल टू, इन सारी एंथैल्पीज का क्या? सम, दैट इज डेल्टा सब H। मतलब एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन प्लस एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन प्लस हाफ ऑफ द बाइंडिंग एनर्जी। बराबर है ना? इसे हम लोग क्या कहेंगे? बाइंडिंग एनर्जी कहेंगे। या फिर इसे आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे डेल्टा HBE कर सकते हैं, प्लस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का सम, बराबर है, प्लस लैटिस एंथैल्पी। एंड देन आप लोगों को क्या मिल जाएगा? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। नाउ जनरली अगर हम इन वैल्यूज को सोचते हैं तो इट इज ऑब्जर्व दैट कि एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन जो होता है ये होती है पॉजिटिव। एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन जो होती है ये भी होती है पॉजिटिव। बॉन्ड एंथैल्पी हमेशा पॉजिटिव होती है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू पॉजिटिव और निगेटिव हो सकती है, डिपेंड करता है। एंड लैटिस एंथैल्पी की अगर बात करें तो इट इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। तो देखिए यहाँ से आप लोग लैटिस एंथैल्पी कैलकुलेट कर सकते हैं अगर इन सारी टर्म्स को इस साइड में भेज दिया तो। इस तरीके से लैटिस एंथैल्पी कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये जो साइकिल है, इस साइकिल को कहा जाता है बॉर्न-हैबर साइकिल। क्या कहते हैं? बॉर्न-हैबर साइकिल कहते हैं। और ये हम लोग हर एक आयोनिक कंपाउंड के लिए बनाकर दिखा सकते हैं। जैसे मान लीजिए दूसरा एग्जांपल हम लोग लेते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड बनाकर दिखाते हैं। तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनाना है तो मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन इस तरीके से आप लोग दिखा सकते हैं। जी हाँ, एंड यहाँ पर जो एंथैल्पी चेंज होगी इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं सर, अकॉर्डिंग टू दिस। यही साइकिल उसके ऊपर अप्लाई करें तो सर मैग्नीशियम के ऊपर तो चार्ज +2 है, मतलब इसे पहले तो मैग्नीशियम गैसियस स्टेट में लाना पड़ेगा। ये क्या हो गया? सब्लिमेशन। तो ये एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन हो गया, बराबर है सर। फिर इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं क्योंकि यहाँ पर +2 का चार्ज दिखता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन कैसे निकलते? तो एक साथ तो नहीं निकलते, पहले निकलेगा 1 इलेक्ट्रॉन। देखिए पहले 1 इलेक्ट्रॉन निकला तो इसे हम लोग कहते हैं IE1, मतलब क्या? फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो इसे ऐसे भी लिखकर दिखाया जा सकता है, या फिर आपको पता है एंथैल्पी चेंजेस का साइन कैसे हम लोग देते हैं? तो डेल्टा H के द्वारा देते हैं। तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, दैट इज डेल्टा H IE1। फिर इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तब जाके ये कन्वर्ट हो जाएगा Mg2+ गैस में। एंड अब हम लोग इसे कहेंगे डेल्टा H IE2, मतलब सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकाला ना, लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन निकला, 1 इलेक्ट्रॉन निकला तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। उसके बाद 1 इलेक्ट्रॉन निकाला तब जाके ये Mg2+ फॉर्म में आया, तो सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब ये रेडी है किसके साथ कंबाइन होने के लिए? Cl निगेटिव। लेकिन जरा सोचिए, इस Cl निगेटिव को आपको पहले उसके गैसियस एटम के फॉर्म में लाना पड़ेगा, मतलब बॉन्ड एनर्जी लगेगी। अब यहाँ कंप्लीट बॉन्ड तोड़ा तो डेल्टा H बॉन्ड एंथैल्पी, बराबर है, इसे हम लोग कहेंगे बॉन्ड एंथैल्पी। फिर इसे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा?
तो इसे हमें कन्वर्ट करके दिखाना पड़ेगा किसमें, उनके गैसियस एनायन में। तो इनके गैसियस एनायन में ये कन्वर्ट कब होगा, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, यू विल रिसीव ट्वाइस ऑफ Cl निगेटिव। तो यहाँ पर आप लोग कहेंगे कि ट्वाइस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यूज होगी सर। क्यों? क्योंकि 2 एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और ये दोनों अब आपस में कंबाइन होकर क्या दे सकते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड। एंड इसमें जो एंथैल्पी चेंज होगी इसे आप लोग क्या कहेंगे, लैटिस एंथैल्पी। तो इस केस में अकॉर्डिंग टू हेस लॉ आप लोग कैसे बना सकते हैं डेल्टा FH का इक्वेशन क्या होगा, देखिए। तो सर सब्लिमेशन एंथैल्पी प्लस आयोनाइजेशन एंथैल्पी 1 प्लस आयोनाइजेशन एंथैल्पी 2 बराबर है, प्लस बाइंडिंग एंथैल्पी दैट इज बॉन्ड एनर्जी हम लोग कहते हैं। देन उसके बाद ट्वाइस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी प्लस Le दैट इज एंथैल्पी। तब जाके आप लोगों को मिलेगा हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो ये लैटिस एंथैल्पी का कंसेप्ट है, इसे हम इस तरीके से कैलकुलेट करके दिखा सकते हैं। तो कोई भी आयोनिक कंपाउंड अगर है तो उसके ऊपर आप लोग बॉर्न हैबर साइकिल बनाकर देख सकते हैं। अब आयोनिक कंपाउंड की एक और प्रॉपर्टी को समझते हैं, दैट इज सोलुबिलिटी ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। सोचिए जरा, आयोनिक कंपाउंड्स को हम लोग कैसे सोलूबल बना सकते हैं, और इसके ऊपर भी आपको एंट्रेंस में बहुत सारे क्वेश्चंस मिल सकते हैं। जस्ट इमेजिन कि आप लोगों के पास है NaCl, ये है सॉलिड, एक आयोनिक सॉलिड है, और इसे जब आप लोग पानी के अंदर डिजोल्व करते हो तो इसे पानी के अंदर डिजोल्व करेंगे तो ये कर क्या बन जाएगा, NaCl का एक्वस सॉल्यूशन। लेकिन क्या ये अपने आप बना होगा, नहीं। जब किसी आयोनिक कंपाउंड को हम लोग पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व करने के लिए ऐड करते हैं तो ऐसे केस में क्या होता है, पोलर सॉल्वेंट ये आयोनिक कंपाउंड के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसे ओवरकम कर लेता है, कम करता है। एंड सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स है, पोलर सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आयोनिक कंपाउंड्स के आयंस को घेर लेते हैं विथ अपोजिट चार्जेस, जिसके कारण आयोनिक कंपाउंड्स का सेपरेशन पॉसिबल होता है इन केस ऑफ सॉल्यूशन। मीन्स कैसे, अगर हम लोग इसे देखिए, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, हाँ, तो जब हम लोग पानी ऐड करेंगे तो पानी क्या करेगा, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर काम करेगा, इन्हें तोड़ने की कोशिश करेगा। कैसे तोड़ने की कोशिश करेगा, तो इट इज़ ऑब्जर्व कि Na पॉजिटिव की अगर बात करते हैं तो Na पॉजिटिव विल बी सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल थ्रू द ऑक्सीजन एटम। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है, मतलब ये इसे घेर लेगा कुछ इस तरीके से, बराबर है। एट द सेम टाइम जो Cl निगेटिव है वो Cl निगेटिव को भी पानी क्या करेगा, घेर लेगा। वो कैसे घेरेगा, थ्रू द हाइड्रोजन। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के ऊपर क्या होता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इन दैट केस यू विल ऑब्जर्व कि जब ऐसी केस आ जाएगी, जब पोलर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स यहाँ आयंस को पूरी तरीके से घेर लेंगे तो इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया, नलीफाई हो गया, कम हो गया, एंड आयंस सेपरेट हो गए, मतलब कंपाउंड अब क्या हो गया, डिसॉल्व हो गया। तो ये जो प्रोसेस मैंने आप लोगों के सामने एक पिक्चरल व्यू में बनाकर दिखाई, इसे हम लोग कहते हैं सॉल्वेशन। क्या कहते हैं इसे, सॉल्वेशन। एंड अगर सॉल्वेंट वाटर है तो इसे आप लोग कहते हो हाइड्रेशन। उसे क्या कहते हैं हम लोग, हाइड्रेशन कहते हैं। एंड आयोनिक कंपाउंड कब सोलुबल बनते हैं, आयोनिक कंपाउंड्स becomes soluble only if सॉल्वेशन एनर्जी या फिर यू कैन से सॉल्वेशन एंथैल्पी को हम रिप्रेजेंट करते बाय Se इज ग्रेटर देन लैटिस एंथैल्पी। देखिए, जब तक सॉल्वेशन एंथैल्पी लैटिस एंथैल्पी को ओवरकम नहीं कर देती तब तक कोई भी आयोनिक कंपाउंड पानी में सोलुबल नहीं होता। पानी में क्या, किसी भी पोलर सॉल्वेंट में सोलुबल नहीं होता। तो जिस केस में आप लोगों को लैटिस एंथैल्पी पता चल जाती है, आप लोग वहाँ से सोलुबिलिटी का इक्वेशन भी पता कर सकते हैं। यहाँ से तो एक चीज़ पता चल रही है फिर
कि सोलुबिलिटी की अगर बात करें तो इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एंथैल्पी। क्यों? क्योंकि लैटिस एंथैल्पी अगर कम है तो सॉल्वेशन एंथैल्पी ज़्यादा है, एंड सॉल्वेशन एंथैल्पी ज़्यादा है तो सोलुबिलिटी ज़्यादा है, बराबर है। तो सोलुबिलिटी की अगर बात करते हैं तो इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एंथैल्पी। नाउ एप्लीकेशंस ऑफ सोलुबिलिटी को हम लोग समझते हैं। देखिए एप्लीकेशंस ऑफ सोलुबिलिटी, और फिर मैं इसके एग्जांपल भी आप लोगों के लिए लाया हूँ। एप्लीकेशंस ऑफ सोलुबिलिटी में हम लोग सबसे पहले समझते हैं दैट इज साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन। सर हाइड्रेटेड आयन एंड नॉर्मल आयन, इसमें क्या फ़र्क है? जैसे मान लीजिए कि कोई एक मेटल है जिसके ऊपर N पॉजिटिव का चार्ज है और मैं इसे हाइड्रेटेड फॉर्म में लिखना चाहता हूँ, तो इसे मुझे ऐसे लिखना होता है। मतलब ये कि हाइड्रेटेड आयन मीन्स आयन इन द सॉल्यूशन, बराबर है। नाउ इट इज़ ऑब्जर्व दैट कि जो हाइड्रेशन होता है, हाइड्रेशन ऑफ आयन, जनरली हम लोग कैटायन का पढ़ते हैं, तो हाइड्रेशन ऑफ आयन की अगर हम लोग बात करते हैं तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। मतलब जिस आयन का साइज छोटा होगा उसका हाइड्रेशन क्या होगा? बहुत ज़्यादा होगा। एंड ग्रेटर द हाइड्रेशन, ग्रेटर द हाइड्रेशन ऑफ आयन, lesser will be the radii, lesser will be the radii, sorry, lesser, greater will be the radii of ion। देखिए मैंने क्या कहा कि ग्रेटर द हाइड्रेशन ऑफ आयन, ग्रेटर विल बी द रेडाई ऑफ आयन। मतलब जिस आयन का हाइड्रेशन ज़्यादा होगा उसकी हाइड्रेटेड रेडियस क्या रहेगी? हाइड्रेटेड आयन की रेडियस क्या रहेगी? बहुत ज़्यादा। मीन्स अगर आप इन्हें कंपेयर करते ग्रुप नंबर 1 के मेंबर्स, देखिए लिथियम पॉजिटिव, सोडियम पॉजिटिव, पोटेशियम पॉजिटिव, देन रुबिडियम पॉजिटिव, एंड चलो सीजियम पॉजिटिव भी लेते हैं। अगर अभी आप लोगों ने इसके आयनिक रेडियस के बारे में सोचा तो यू विल ऑब्जर्व कि ये सबसे छोटा है। क्यों? क्योंकि पीरियोडिक टेबल में लिथियम सबसे ऊपर है और सीजियम सबसे नीचे है। तो डाउन द ग्रुप क्या होता है? साइज बढ़ते जाता है। मतलब इसका साइज काफ़ी छोटा है, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, सबसे बड़ा इसका। लेकिन अगर ये ऐसे है, अगर ये ऐसे है तो अब मैं आपको पूछता हूँ कि इसमें किसका साइज सबसे बड़ा है? अब ये हाइड्रेटेड है तो सबसे बड़ा साइज ऐसा है। क्यों ऐसा है? क्योंकि देखिए हाइड्रेशन ऑफ आयन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। ये सबसे छोटा था तो इसका हाइड्रेशन बहुत हुआ। जब इसका हाइड्रेशन बहुत होगा तो इसके आजू बाजू में पानी के मॉलिक्यूल्स बहुत सारे लग जाएंगे, जिसके कारण ये मोटा बन जाएगा, बराबर है। ये क्या बन जाएगा? मोटा बन जाएगा। तो लिथियम पॉजिटिव के हाइड्रेटेड आयन का साइज सबसे बड़ा है एंड सबसे कम किसका रहेगा? सीजियम पॉजिटिव का रहेगा। फिर दूसरा एप्लीकेशन देखते हैं दैट इज आयोनिक मोबिलिटी। अब मैंने ऐसी हेडिंग लिखी है, आयोनिक मोबिलिटी का मतलब क्या होता है? मोबिलिटी ऑफ आयंस, बराबर ना। अब आयोनिक मोबिलिटी की अगर आप बात करते हैं दैट इज आयोनिक मोबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन, साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन। मतलब क्या? जिसका हाइड्रेटेड आयन बड़ा होगा उसकी मोबिलिटी क्या होगी? छोटी होगी। हाँ पता है, मोबिलिटी मतलब मूव करने की एबिलिटी। अब आप लोग ये सोचिए कि बहुत सारी गर्दी है मार्केट में और आप लोगों ने 2 पर्सन को छोड़ दिए, एक मेरे जैसा स्लिम ट्रिम और एक ये इतना बड़ा मोटा। तो मार्केट घूम के जल्दी कौन आएगा? मोटा पर्सन या छोटा पर्सन? तो ऑब्वियसली छोटा पर्सन। क्यों? क्योंकि इजीली मूव कर सकता है। मतलब ये कि आयोनिक मोबिलिटी के हिसाब से अगर आप लोग देखते हैं तो ये आप लोगों को किसके ऊपर डिपेंड मिलती है? साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन। जिसका हाइड्रेटेड आयन का साइज बड़ा होगा उसकी मोबिलिटी क्या होगी? कम होगी। एंड देयरफॉर कंडक्टेंस क्या हो जाएगा? कम होगा। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस कम होता है। कैसे? मतलब ये कि मोबिलिटी की अगर हम लोग बात करते हैं तो मोबिलिटी की अगर आप लोग बात करते हैं, मोबिलिटी ऑफ आयंस, तो आप लोगों को पता चलेगा कि लिथियम पॉजिटिव मतलब हाइड्रेटेड आयंस की बात करते हैं। ये लीजिए
देन उसके बाद सोडियम पॉजिटिव हाइड्रेटेड आयन, देन इसके बाद पोटेशियम पॉजिटिव हाइड्रेटेड आयन, देन रुबिडियम पॉजिटिव का हाइड्रेटेड आयन एंड सीजियम प्लस का हाइड्रेटेड आयन। तो आप लोग जरा सोचिए, अब हाइड्रेटेड साइज इसका बहुत बड़ा है, तो मोबिलिटी की अगर बात करते हैं तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो मोबिलिटी है, ये मोबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। मतलब इसकी मोबिलिटी क्या है, सबसे कम है, क्योंकि बहुत मोटा हो गया। तो ऐसे केस में सबसे ज़्यादा मूवेबल कौन है, सीजियम पॉजिटिव। तो इसका मतलब इजीली मूव कौन कर सकता है, सीजियम पॉजिटिव। तो इसका ये मतलब होता है कि आयोनिक कंडक्टेंस, जिसे हम लोग इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस कहेंगे, सिंपली कंडक्टेंस भी कह सकते हैं। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की अगर हम लोग बात करते हैं तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आयोनिक कंपाउंड्स के सॉल्यूशन में जो कंडक्टेंस मिलता है वो मिलता है ड्यू टू माइग्रेशन ऑफ आयंस। कैसे मिलता है, माइग्रेशन ऑफ आयंस के कारण। तो आयन कौन सा इजीली माइग्रेट हो रहा है, सीजियम पॉजिटिव। तो यहाँ पर ये दोनों प्रॉपर्टीज आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ के रखनी है। अब सोलुबिलिटीज की मैंने आप लोगों के लिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन लाई है। ये इंफॉर्मेशन है, आप लोग कह सकते हैं, या बहुत ही ट्रिक्स, इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है, जिसे आप लोगों को बिल्कुल याद करके ही रखना है। सोलुबिलिटी के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन मिलता है और हम लोग अलग अलग फैक्टर्स के हिसाब से सोलुबिलिटी जब निकालने की कोशिश करते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारा कन्फ्यूज़न भी होता है। तो इन सारे कन्फ्यूजन्स को अवॉइड करने के लिए मैंने आप लोगों के लिए कुछ मटेरियल लाया है। ये मटेरियल आप लोगों को प्रॉपर तरीके से अपने पास संभाल के रखना है। देखते हैं सोलुबिलिटीज़ के ऊपर कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। दैट इज सोलुबिलिटीज ऑफ सॉल्ट, सोलुबिलिटीज ऑफ सॉल्ट्स ऑफ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 एंड ग्रुप 2। तो ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 के ऊपर मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इन्हें आप लोग बराबर याद करेंगे। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं ग्रुप 1 के बारे में, दैट इज सोलुबिलिटी ऑफ ग्रुप 1 सॉल्ट्स। नाउ ग्रुप 1 सॉल्ट्स, ग्रुप 1 में कौन कौन प्रेजेंट होते हैं, तो देखिए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, बराबर है। रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम भी होता है, लेकिन फ्रांसियम की स्टडी हम नहीं करते क्योंकि वो रेडियो एक्टिव होता है। तो इसमें क्या याद रखना है, तो मैंने आप लोगों के लिए एक टेबल बना के रखा है। तो सॉल्ट्स देखते हैं कौन से टाइप के सॉल्ट हैं एंड इनके सोलुबिलिटी ऑर्डर देखेंगे, दैट इज सोलुबिलिटी, सोलुबिलिटी डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप, ये हम लोग समझते हैं। सोलुबिलिटी डाउन द ग्रुप कैसे, सबसे पहले अगर हम लोग सॉल्ट्स की बात करते हैं तो सबसे पहले सॉल्ट मैंने लाया है नाइट्रेट्स। नाइट्रेट्स के बारे में ये कहा जाता है कि सोलुबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीजेस। इसका मतलब क्या, दैट इज लिथियम नाइट्रेट की अगर बात करें तो इनका फॉर्मूला होता है ये। तो लिथियम नाइट्रेट से लेके सीजियम नाइट्रेट तक की सोलुबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मतलब लिथियम नाइट्रेट की सोलुबिलिटी कम है, तो लिथियम नाइट्रेट इज लेस सोलुबल देन सोडियम नाइट्रेट देन पोटेशियम नाइट्रेट, राइट। देन किसका नंबर आएगा, रुबिडियम नाइट्रेट, एंड देन किसका नंबर आएगा, सीजियम नाइट्रेट। तो सबसे ज़्यादा सोलुबल कौन है, सीजियम नाइट्रेट है। देन दूसरा सॉल्ट अगर हम लोग देखते हैं तो मेरे पास है कार्बोनेट्स। कार्बोनेट्स के बारे में भी सेम ट्रेंड होता है। नाउ इनका कार्बोनेट कैसा दिखेगा, तो लिथियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है LiCO3। तो सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होगा, सॉरी Li2CO3, Na2CO3, देन K2CO3, देन क्या रहेगा रुबिडियम CO3, देन सीजियम कार्बोनेट। तो कार्बोनेट की सोलुबिलिटी भी क्या होती है, सॉरी कार्बोनेट की सोलुबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज। मतलब यहाँ से लेके सोलुबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो हमें ऑर्डर ऐसा मिलेगा। अगर आप लोग इनके सल्फेट्स को देखते हैं, इनके सल्फेट्स को देखते हैं तो इनकी भी सोलुबिलिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ना इनके सल्फेट्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो लिथियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है Li2SO4। मतलब ये कम सोलुबल है, हाँ, एज कम्पेयर टू सोडियम सल्फेट, एज कम्पेयर टू पोटेशियम सल्फेट, एज कम्पेयर टू रुबिडियम सल्फेट, एज कम्पेयर टू सीजियम सल्फेट।
होगा ऐसे। अगर आप लोग इनके बाइकार्बोनेट्स को देखते हैं, बाइकार्बोनेट्स, तो बाइकार्बोनेट की सोलुबिलिटी भी इंक्रीज होती है। क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। तो इसका मतलब ये कि लिथियम बाइकार्बोनेट जो कि ऐसा है, इट इज़ लेस सोलुबल एज कंपेयर टू सोडियम बाइकार्बोनेट, एज कंपेयर टू पोटेशियम बाइकार्बोनेट, एज कंपेयर टू रुबिडियम बाइकार्बोनेट, एज कंपेयर टू सीजियम बाइकार्बोनेट। तो सबसे ज़्यादा सोलुबल क्या है? तो ये है, दैट इज सीजियम बाइकार्बोनेट। तो ग्रुप 1 के ये कुछ सॉल्ट्स है, ये ऑर्डर आपको लर्न करके ही रखना है, बिल्कुल ऑर्डर आपको लर्न करके ही रखना है। अब चलते हैं सोलुबिलिटीज ऑफ ग्रुप 2 सॉल्ट्स। ग्रुप 2 में क्या है? तो बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, बेरियम एंड रेडियम भी है। और उसे याद करने का निमोनिक क्या था? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ऐसा निमोनिक हम लोगों ने पढ़ के रखा है। तो इनके सॉल्ट्स के केस में आपको सोलुबिलिटी का क्या ऑर्डर मिलता है, जरा हम लोग ये समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं नाइट्रेट्स। तो इट इज ऑब्जर्व दैट कि नाइट्रेट्स की सोलुबिलिटी इंक्रीज होती है। मतलब क्या? तो बेरिलियम का जो नाइट्रेट है ये ऐसा होगा, बेरिलियम नाइट्रेट, राइट। बेरिलियम नाइट्रेट की सोलुबिलिटी कम होगी एज कंपेयर टू मैग्नीशियम नाइट्रेट, एज कंपेयर टू कैल्शियम नाइट्रेट, एज कंपेयर टू स्ट्रोंशियम नाइट्रेट, एज कंपेयर टू बेरियम नाइट्रेट। मतलब सबसे ज़्यादा सोलुबल कौन है? तो बेरियम नाइट्रेट है। अगर आप लोग दूसरे सॉल्ट्स को देखते हैं, दैट इज हाइड्रोक्साइड्स, तो हाइड्रोक्साइड्स की सोलुबिलिटी जो होती है वो भी इंक्रीज होती है। तो इनके जो हाइड्रोक्साइड्स हैं ये ऐसे होते हैं, राइट। BeOH2 ये लेस सोलुबल है एज कंपेयर टू मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एज कंपेयर टू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एज कंपेयर टू स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड, एज कंपेयर टू बेरियम हाइड्रोक्साइड। सबसे ज़्यादा सोलुबल कौन? बेरियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर ग्रुप नंबर 2 में आपको बहुत सारे चेंजेस भी मिलते हैं। अगर आप लोग सल्फेट्स की बात करते हैं तो सल्फेट्स की जो सोलुबिलिटी है वो उल्टी हो जाती है, दैट इज डिक्रीज। कई सारे पैरामीटर हैं, इतने पैरामीटर्स है कि हम लोग यहाँ पर नहीं पढ़ सकते। तो यहाँ आपको ये ऑर्डर को याद रखना है। तो सल्फेट्स की सोलुबिलिटी डिक्रीज होती है, इसका मतलब क्या? BeSO4 बेरिलियम सल्फेट ये सबसे ज़्यादा सोलुबल बन जाएगा। हाँ, देन उसके बाद किसका नंबर आ जाएगा? मैग्नीशियम सल्फेट का, देन उसके बाद कैल्शियम सल्फेट का, देन उसके बाद स्ट्रोंशियम सल्फेट आएगा, एंड सबसे कम सोलुबल कौन है? बेरियम सल्फेट। और ये जो आयोनिक सॉल्ट्स है जिनकी सोलुबिलिटी ना के बराबर होती है, इन्हें स्पैरिंगली सोलुबल सॉल्ट कहते हैं। ये स्पैरिंगली सोलुबल सॉल्ट की कैटेगरी में जाता है। देन इसके अलावा अगर हम लोग इनके कार्बोनेट्स को चेक करें तो इनके कार्बोनेट्स की भी सोलुबिलिटी जो होती है वो डिक्रीज होती है। तो इसका मतलब बेरिलियम कार्बोनेट जिसका फॉर्मूला ये बहुत ज़्यादा सोलुबल होगा। हाँ, एज कंपेयर टू मैग्नीशियम कार्बोनेट, एज कंपेयर टू कैल्शियम कार्बोनेट, एज कंपेयर टू स्ट्रोंशियम कार्बोनेट, एज कंपेयर टू बेरियम कार्बोनेट। बेरियम कार्बोनेट काफ़ी कम सोलुबल है। तो गाइस ये जो 2 ग्रुप के सॉल्ट्स मैंने आप लोगों को दिए हैं, इन्हें आपको अच्छे से याद रखना है। एक नोट देता हूँ मैं आप लोगों को, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है। अगर कभी एंट्रेंस में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया तो हम लोग क्या करते हैं कि जो सल्फेट्स हैं, दैट इज सल्फेट्स एंड कार्बोनेट्स, सल्फेट्स एंड कार्बोनेट्स की अगर हम लोग बात करते हैं ऑफ ग्रुप नंबर 1 आर मोर सोलुबल than that of group number 2, than that of group number 2। इसका मतलब क्या? अगर किसी ने ऐसे पूछ लिया कि बेरियम सल्फेट है एंड लिथियम सल्फेट है तो इसमें ज़्यादा सोलुबल कौन है? तो ज़्यादा सोलुबल कौन है? लिथियम सल्फेट है। ऐसा ऑर्डर आप लोगों को ढूंढते हुए आना चाहिए। इस नोट के द्वारा आप ये काम कर सकते हैं।